So hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So as you all can see in the board or you can see in the screen, it's the French Revolution. That is the first chapter of history in your history book, okay? So as you all know, the name of your book is India and the Contemporary World Part 1. Yes? So class 9 तक हम लोग ने देखे थे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़े थे, सॉरी 8 तक इंडियन हिस्ट्री पढ़े थे एंड in class you can say in class 6, 7, 8 in class 6, 7, 8 हम लोग ने 6 में एंशियंट, 7 में मेडिवियल एंड इन 8 हम लोग ने ये देखा था कि हम लोग ने क्या देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग ने भारत को आज़ाद करा दिया था. यस, सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वर्ल्ड हिस्ट्री. इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वर्ल्ड हिस्ट्री, बट यहाँ पे चैप्टर का नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, फिर बुक का नाम क्या है, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड. इंडिया के साथ साथ कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी कि इंडिया के साथ उस समय में पूरे विश्व में क्या हो रहा था. और जो पहला चैप्टर जो हम लोग हिस्ट्री का पढ़ेंगे, जो आज पार्ट 1 लेंगे, दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. एंड दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. एंड व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट वी विल कम टू नो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके. और ये थोड़ा आप दे देते हैं क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कि एक डेमोक्रेटिक फ्रंट में देखा जाए तो आइडिया ऑफ फैटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब चीज़ कहाँ से इमर्ज होके आया है, फ्रांस से रिवोल्ट मतलब इमर्ज होके आया है. तो बिफोर द इमर्जिंग ऑफ आइडियाज़ इमर्ज होने से पहले लाइक फ्रांस का सिचुएशन कैसा था उनको जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो एज वी मूव टूवर्ड्स द चैप्टर, यू ऑल कैन सी, आप थोड़ा पिक्चर्स दिए हैं, यू ऑल कैन सी झंडा फ्रांस का है ये. इज दैट क्लियर? सो लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे दिस टॉपिक, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. यानी कि हमारे नहीं, फ्रांस का सोसाइटी किस प्रकार का था, किसमें 18th सेंचुरी के दौरान. समाज को जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड अब उसी संदर्भ में या उसी कॉन्टेक्स्ट में उसमें दो ये सब टॉपिक्स दिया गया है. द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि फ्रांस के लोगों ने सर्वाइव करने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, स्ट्रगल किया है. ठीक है, दे हैड टू फाइट फॉर देयर सर्वाइव, यानी फाइट मतलब तलवार नहीं, बट अपने जो कंडीशन होता है उसके साथ स्ट्रगल करना, फाइट करना. हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, तो ये हम लोग द फ्रेंच सोसाइटी के साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि अब रेवोल्यूशन जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस का, फ्रांस में क्रांति कैसे आया, तो फ्रांस में क्रांति छिड़ जाती है तो वो कैसे छिड़ी, क्यों छिड़ी, ये हम लोग देखेंगे. और ये ही देखने के लिए हम लोगों को सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी. जब तक हम लोगों का सोच नहीं जानेंगे तो रिवॉल्यूशन क्यों हुआ या रिवोल्ट क्यों हुआ हम लोगों को पता नहीं चलेगा. ये सर नो. सो इफ़ यू वांट टू रेबल अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट में तुमको विद्रोह करना है तो पहले तो मुझे तुम्हारे नज़र से देखना पड़ेगा कि तुम लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हेट समवन, तो क्यों हेट करते हो, कारण तो होगा ना. तो रिवोल्ट क्यों हुआ, तो रिवोल्ट या आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन जो बोलते हैं फ्रांस में, रिवोल्ट क्यों हुआ, तो उसके लिए सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. रिवोल्ट तो देश के ही लोग करेंगे और सोसाइटी मतलब फ्रांस का पूरा पीपल. ठीक है, उसके बाद जब रिवोल्ट हो जाता है उसमें एक सब दिया जाएगा, सब टॉपिक, दैट इज फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च. फ्रांस क्या बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च यानी कि राजा का पावर चेक किया जाएगा. क्या किया जाएगा, राजा का पावर चेक किया जाएगा. संविधान रहेंगे और उसी संविधान के आधार पे किंग क्या करेगा, रूल करना शुरू कर देगा. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीवन. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यानी कि राजा रहेंगे, लेकिन राजा का जो पावर हुआ करता था, ऑटोक्रेटिक पावर, वो हम लोग देखेंगे चैप्टर में क्या था, वो सब हटा दिए जाएंगे. राजा को एक नॉमिनल हेड बना दिया जाएगा. बस वहाँ पे फिर इसमें हम लोग थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में,
दैट विल बी द फ्रांस एबोलिशेस मोनार्च एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब यहाँ पे देख रहे हो आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन के बाद तुम लोग देख रहे हो कि फ्रांस क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्च भी था, किंग भी था। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रांस क्या करता है, पूरी तरीके से मोनार्च को हटा देता है और एक रिपब्लिक बनता है जहाँ पे वो लोग लीडर अपने से इलेक्शन के द्वारा चूज करेंगे। उसके बाद फिर आता है उसमें ही द रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और नया रूल आता है, डायरेक्टरी का रूल आता है कि अब देखो चेंजेस आता है गवर्नमेंट में, क्या आ रहा है, चेंजेस आता है। पहले किंग था, किंग को हटा दिए गए यहाँ तक, तो उसके बाद दूसरे गवर्नमेंट आता है, फिर उसके बाद तीसरे गवर्नमेंट आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट देखेंगे, वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि वुमेन की नज़र में रेवोल्यूशन क्या था, या क्या वुमेन्स का रेवोल्यूशन था सही में, क्या वुमेन ने किस प्रकार के कंट्रीब्यूशन दिए इस रिवोल्ट में, ये देखेंगे। स्लेवरी के बारे में बात करेंगे ये चैप्टर में कि स्लेवरी यानी कि गुलामी था, इसको हटाया जाता है, कैसे हटाया गया है ये भी देखेंगे। रिवोल्यूशन ऑफ डे टू डे लाइफ, रिवोल्यूशन ऑफ डे टू डे लाइफ यानी कि इस रिवोल्यूशन में लोगों का डे टू डे लाइफ में किस प्रकार का असर किया, ठीक है, ये देखेंगे डिटेल्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग चैप्टर कंक्लूड करेंगे किसके हिसाब से, नेपोलियन के हिसाब से। फिर ये डायरेक्टरी जो बोल रहे हो इसको हटाने के बाद फिर एक और नया किंग या एक और रूलर आता है, दैट इज़ नेपोलियन बोनापार्ट। तो यही तक हम लोग इसको पढ़ेंगे और यही चैप्टर का कंटिन्यूएशन तुम लोग क्लास 10 में देखोगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेपोलियन आने के बाद चैप्टर ख़त्म नहीं होता है, एक्चुअली 9 में ख़त्म हो गया है चैप्टर, लेकिन ये जो स्टोरी जो है कंटिन्यू होगा 10th में कि नेपोलियन आने के बाद क्या करता है, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे इतना देखेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत में राजा से लेके कहाँ तक पहुँचेंगे, मोनार्च से लेके कहाँ तक पहुँचेंगे, डिक्टेटर कौन है, नेपोलियन, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। और नेपोलियन पावर सीज करता है फ्रांस में, वही तक पढ़ना है। अब पावर सीज करने के बाद क्या कुछ चेंजेस लाता है वो 10th में देखोगे तुम लोग, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now let's talk about the French Revolution, okay? So now when we talk about the French Revolution, there is a story, I hope you all can remember. There is a scene given out there in your book, in your NCERT book, that वहाँ पर directly storming of Bastille दिखाया गया है, okay? Storming of Bastille दिखाया गया है, you can see, लिखे हम यहाँ बोर्ड पे स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल। ये बैस्टिल क्या था, इसको क्यों तोड़ा गया, समझ रहे हो। ये स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल जो हुआ था 14 जुलाई 1789 में हुआ था। और 14 जुलाई यू कैन से you can write I will say what we call it okay, let's remember 14 July, remember this date, very important. In terms of so as you all can see out here, जो डेट दिया है मैंने 14 जुलाई 1789, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री, ओके, फ्रांस के रिवोल्ट के हिसाब से। तो यही दिन से तुम्हारा क्या हुआ है, रिवोल्ट शुरू हुआ है। कैसे, स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल। जो स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल बेटा जो है, जैसे कि कभी मूवी देखे हो तुम लोग, यस यू ऑल हैव सीन अ मूवी। जब मूवी देखते हो तो वहाँ पे पहले क्या होता है कि क्लाइमैक्स दिखाता है। क्या दिखाता है, क्लाइमैक्स दिखाता है, जहाँ पे हीरो मार खा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, हीरो मार खा रहा है। और उसके बाद मूवी शुरू होता है कि हाँ, उसके बाद हीरो मार खाया, अब उसके बाद जिंदा है या मरा है पता नहीं है। उसके बाद स्टार्ट होता है शुरू कहानी कि लड़का का जन्म हुआ है, उसके बाद है ओके, उसके बाद फिर पहुँचते पहुँचते हम लोग उसी सीन में पहुँच जाएंगे जहाँ पे पहली बार दिखाया था। तो यही सीन है, मान लो बैस्टिल क्या है, स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट रहे होंगे, लेकिन ये मेजर इंसिडेंट, लेकिन ये इंसिडेंट के प्रति क्या क्या कारण ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, हम लोग चैप्टर में से देखेंगे। ये बैस्टिल जो दिखाया गया है पहले ही तुम लोग के ये फोटो में दिखाया गया है। अब जो ये इंसिडेंट है ये स्टार्टिंग का इंसिडेंट नहीं है, किसी बीच का एक पार्ट है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, हम लोग यहाँ तक
पहुंचेंगे। लेकिन अब तुम लोग ने समझ लिया है कि 14 जुलाई का दिन था, ठीक है। अब कहानी पढ़ेंगे बैस्टिल के पीछे क्या है, तो तुम लोग को ये एक सिनेरियो समझो, बैस्टिल का सीन हुआ है, मतलब बुक में से दिया गया है, ठीक है। पहले ये नहीं है शुरुआत, ध्यान से रखना कि ये शुरुआत नहीं है चैप्टर का, लेकिन चैप्टर का शुरुआत ये है, ठीक है। एक प्रकार से ये रिवोल्ट का शुरुआत नहीं है, लेकिन बुक में क्या दिया गया है, चैप्टर इसी शुरू हुआ है। रिवोल्ट शुरू हुआ है यही से, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन अब हम लोग उसी रीजन को कंपाइल करते जाएंगे, फिर यहीं पे पहुंचेंगे। लेकिन पहले समझो कि बैस्टिल में क्या हुआ था, समझ गए यहाँ तक, आई होप। तो देखते हैं बैस्टिल में क्या हुआ था। जो 14 जुलाई 1789 वहाँ पे एक र्यूमर फैल गया, पेरिस में क्या होगा, एक र्यूमर, अफवाह फैल गया, अफवाह, ठीक है। एक र्यूमर फैल गया, यानी कि उस र्यूमर से क्या थे, लोग एक दहशत में थे, अलार्म्ड, मतलब कि हड़बड़ी में थे कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा। अब लेकिन पहले समझो अफवाह किस बात की फैली थी, या अफवाह क्या होता है। र्यूमर्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू, र्यूमर्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू। ये कभी सच भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। इट माइट बी ट्रू और इट माइट बी फॉल्स, दोनों में एक तो होंगे। वेदर इट्स ट्रू और वेदर इट्स फॉल्स ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जब अफवाह जो होता है बेटा, अच्छे चीज़ों से जो गलत चीज़ें, ये अफवाह बहुत जल्दी फैलता है। तो अफवाह क्या फैला कि किंग ने क्या किया था, ऑर्डर किया था अपने ट्रूप्स को कि वो लोग क्या करेंगे, ओपन फायर करेंगे। अब क्लाइमैक्स देखो कि क्या हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब बैस्टिल क्यों तोड़ा गया, अब इसके पीछे देखते हैं। ये इमीडिएट कॉज बोल सकते हो तुम लोग एक प्रकार से। ये जो था ओपन फायर, यानी कि अब अफवाह फैल गया है, देखो भाई, कि किसी भी जगह पे अगर यहीं पे अगर अफवाह फैल जाए हम लोगों में कि अब आज जो है सरकार ने वो कर दिया है कि ओपन फायर करने के लिए बोल दिया है, अब ये झूठ है या सही है, ये हल्ला फैल गया है। ओके, झूठ है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बच जाओगे, लेकिन अगर सही में सच निकला तो एक मन में दो थॉट्स आएंगे। एवरीवन्स लाइफ इज प्रीशियस, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। सो क्या होंगे, दो थॉट्स आएंगे। तो दो थॉट्स जब आएंगे तो सबसे पहले तो अगर झूठ निकला भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सच निकला तो हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि व्हाट वी विल डू यदि ऐसे ओपन फायर होता है। तो पेरिस में यही हुआ कि लोगों के मन में क्या था कि अगर ओपन फायर हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। अफवाह फैल गया कि 7,000 मतलब मेन ने, किंग के लोगों ने क्या दिया, ऑर्डर दिया है। सो पीपल्स मिलिशिया वाज फॉर्म। पीपल्स मिलिशिया मतलब ये, यू कैन से दिस मिलिशिया मीन्स आर्मी। पीपल्स मिलिशिया यानी कि लोगों ने अपना आर्मी बनाया, लोगों का आर्मी, नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, पीपल्स मिलिशिया मतलब लोगों का आर्मी, अपना आर्मी बनाया, जिसमें 7,000 मेन एंड वुमेन इकट्ठा हो गए। तो अब ये लोगों को क्या चाहिए था, हथियार चाहिए थी। ये लोगों को क्या चाहिए, लड़ने के लिए हथियार। दे वांटेड वेपन्स टू फाइट बैक। अगर ये राजा के ट्रूप्स आते तो उनको उनके साथ लड़ाई करने के लिए व्हाट दे वांट इज दैट, दे वांट वेपन्स। इज दैट क्लियर, दे वांट वेपन्स। सो नाउ इन सर्च ऑफ वेपन्स दे स्टार्टेड अटैकिंग द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड फाइनली they stormed the fort of Bastille. It was a fortress prison for ammunition. देख रहे हो, ammunition मतलब बंदूक, बुलेट्स, हथियार जो भी मिले। तो उसके लिए वो लोग ने क्या किया कि ये आर्मी को अटैक करने के लिए वो लोग ने क्या किया, बैस्टिल का फोर्ट्रेस तोड़ देता है पीपल मिलिशिया, यानी कि जो 7,000 मेन। तो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ला देता है, तोड़ देता है। उसके बाद आखिरकार वो लोग क्या कर देता है, बैस्टिल में जो हम लोग ये फोटो देखे हैं अभी अभी, तुम लोग भूलना मत, देख रहे हो ये पेंटिंग दिया गया है। इट्स नॉट अ पिक्चर, आज के दिन में जो क्लिक करते हैं वैसा नहीं, ये पेंटिंग बनाया गया था उस समय के पेंटर्स ने। तो देख सकते हो बैस्टिल एक बहुत बड़ा फोर्ट था। अब इसके ऊपर ये लोग ने क्या किया, ये एरिया में क्या कर दिया, पूरा को गिरा दिया है तोड़ के। किसकी तलाश में, हथियार के तलाश में। अब देखो जो ये अटैक हुआ था एक अफवाह की वजह से हुआ था। इज दैट क्लियर। अब देखो अब क्या करते हैं नेक्स्ट, दे व्हाट दे डू नेक्स्ट इज दैट, उस बैस्टिल का कमांडर जो था वो मारे जाते हैं, ही वॉज किल्ड। वहाँ पे केवल 7 कैदी थे, वो लोग को छोड़ दिया जाता है। लोग बोले कि यू आर रिलीज नाउ। अब भाई फोर्ट तो तोड़ दिया, भागेगा ही ये लोग भी। सो नाउ देयर वॉज ऑल्सो वन रीजन बिहाइंड स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल इज दैट, बैस्टिल के पीछे, बैस्टिल को तोड़ने या बैस्टिल को स्टॉर्म करना या तोड़ना, उसके पीछे कुछ कारण भी थे।
बैस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल, सारे लोगों की तरफ वो बैस्टिल क्या किया जाता था, हेट, नफरत करते थे उनसे, क्योंकि ये एक सिंबल था किसका, पावर ऑफ द किंग, यानी कि ये राजा का भी एक क्या था, सिंबल था, इट वॉज द सिंबल ऑफ द किंग। सो इसीलिए वो लोग ने क्या किया था, बैस्टिल को तोड़ा था। अब जब तुम लोग राजा का महल ही तोड़ रहे हो एक प्रकार से, या कुछ राजा का बिलोंगिंग तोड़ रहे हो, सो ये प्रूव करता है कि फ्रांस का लोगों और राजा के बीच में अच्छा तालमेल नहीं था। अच्छा तालमेल होता तो राजा ये अफवाह भी नहीं फैलाता, या सच हो या गलत हो कोई भी हो, ऐसे बात भी नहीं फैलते और ये दिन भी नहीं आता। सो यहाँ से तुम लोग मेकआउट कर सकते हो कि द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द किंग, ठीक है। एंड डेस्पोटिक मतलब होता है वो लोगों का एक ऑटोक्रेटिक पावर या ट्रायनिकल अत्याचार जो होता है ना, एक रूल राजा का, एक एग्जाम्पल दे सकते हो डेस्पोटिक रूल, तो ये किंग का एक एग्जाम्पल भी था। अब तो लोगों ने बहुत बड़ी काम कर लिया, बहुत बड़ी कारनामा कर लिया, फ्रांस के लोग बहुत खुश हो गए जब वो लोगों ने क्या किया, ये बैस्टिल को तोड़ दिए। तो वो जो बैस्टिल के बाद तोड़ने के बाद जो पीसेस टुकड़े टुकड़े में पड़े थे, वो बैस्टिल का फोर्ट का टुकड़ा टुकड़ा जो पड़ा हुआ था, तो वो लोग ने उसको क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिए। किसी ने उसको किसके रूप में रखा, सोविनियर के रूप में रखा। अब सोविनियर मतलब क्या होता है, एक निशानी, कि बेटा कल के दिन में हम लोग दिखाएंगे भविष्य में कि देखो बेटा हम लोग ने बैस्टिल का फोर्ट तोड़ा था, उसका एक टुकड़ा मेरे हाथ में है, यस यू कैन सी इट। ये एक याद या एक निशानी के लिए रखते हैं। सो दिस इज द क्लाइमैक्स फ्रांस में। अब ये क्यों हुआ, अब देख सकते हो ये अफवाह था बोल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या रीज़न थे, आखिरकार लोगों को सड़कों पे क्यों आना पड़ा, लोगों ने क्यों अब ये फोर्ट को स्टॉर्म किया, ये 7,000 मेन के अलावा और क्या रीज़न थे, और राजा ने क्यों ऑर्डर किया था ट्रूप्स, अगर ये सही निकला तो क्यों ऑर्डर किया था। तो ये सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। यस यस, सो ये एक सस्पेंस है, चैप्टर के बाद ही पता चलेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है कि ये सब क्यों हुआ, ये लोगों ने क्यों किया, ये सोसाइटी का लोग है ना, फ्रेंच सोसाइटी का लोग है, तो ये लोग ने ऐसा क्यों किया, और आगे ये लोग जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि अगर फ्रांस के लोगों ने ऐसा किया था तो क्यों किया था, या उसके पीछे कारण क्या था। तो ये सारी चीज़ को हम लोग आगे सोसाइटी के रूप में पढ़ेंगे। पहले तो सोसाइटी समझना बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? So now let's look at the society of the France. You should remember that Louis 16 1774 में राजा बन जाता है, सिंपल सी बात है। बॉर्बन डायनेस्टी का है, बॉर्बन बिस्किट नहीं है, ठीक है, बॉर्बन डायनेस्टी का है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इट्स बॉर्बन डायनेस्टी। ओके, मिलता है ना क्रीम वाला बिस्किट, दैट्स नॉट। अब जब वो राजा होता है, सबसे बड़ी बात होता है उनका राज खजाना एम्प्टी, खाली है। उसके बाद लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। फ्रांस बहुत समय से, बहुत अरसे से लंबे लंबे युद्ध लड़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लोगों का राज खजाना एम्प्टी हो गया था। ऑब्वियसली होगा, जब तुम लोग वॉर पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा जाएगा ही, और ज़्यादा एक्सपेंडिचर वॉर में है, क्योंकि सेना मरेंगे भाई, उसको फूड सप्लाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, बहुत सारे। तो एक प्रकार से फ्रांस का एम्प्टी, देखो राजा जब बना लुइस 16, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना, यही पॉइंट ही है, यही रीज़न ही है जो सारी चीज़ों का जड़ है कि एम्प्टी ट्रेजरी, गरीबी। इज दैट क्लियर? तो राजा गरीब है, राजा गरीब होना तो शोभा नहीं देता है। तो जब लुइस 16 क्या होता है, राजा बनता है, ही वॉज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड एंड बॉर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। जब बनते हैं राजा तो ट्रेजरी क्या है, एम्प्टी है, राज खजाना खाली है। और ये खाली होने के पीछे कारण क्या है कि ये लोग क्या किए थे, बहुत सारे युद्ध लड़ रहे थे। उतना ही नहीं, फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिकन कॉलोनीज को क्या किया था, इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद किया था। तो ये एक प्रकार से वॉर ही है। और इंडिपेंडेंस किससे दिलाया था, ब्रिटेन से दिलाया था, ठीक है। तो अमेरिकन जो कॉलोनीज थे ब्रिटिश के अंदर, तो वो ब्रिटिश जो था फ्रांस का कॉमन एनिमी था, दुश्मनी था फ्रांस और ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन को अमेरिका से हटाने के लिए फ्रांस ने किसका मदद किया था, अमेरिका का मदद किया था। अब जब ये ब्रिटेन कहता है तो उसमें भी पैसा खर्चा हुआ है, वॉर लड़ रहे हैं ना, तो पैसा खर्च हो रहा है। तो ऊपर से वॉर का जो पैसा था, एडेड मोर देन 1 बिलियन डेप्ट, राजा को ऊपर क्या कर दिए, बिलियन लिवरेज, यानी कि ये फ्रेंच यूनिट है करेंसी का, ठीक है, नॉट लीवर्स, लीवर नहीं बोलेंगे तो साइंस हो जाएगा, फिर लिवरेज बोलेंगे। या एंड जो डेप्ट था, देखो अब राजा इतना कुछ कर रहे थे, ऊपर से पहले से ही 1 बिलियन यानी कि बिलियन लिवरेज डेप्ट में है, मतलब उसको क्या होता है, उधारी है एक प्रकार से, ठीक है, कर्जा है, यस।
एंड दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, यानी कि 1 बिलियन से पहले तो 1 बिलियन पहले से था, ऊपर से इतना युद्ध करने के बाद 2 बिलियन हो गया। अब इस सिचुएशन में जो ये 2 बिलियन कहाँ से आया होगा, देयर विल बी लाइक, राजा को भी सपोर्ट करने वाले होंगे ना एरिस्टोक्रेट्स, अमीर अमीर लोग, ऊपर से उसमें 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे। अब कर्जा तो दूर की बात है चुकाना, इंटरेस्ट चुकाना भी, अब 2 बिलियन का इंटरेस्ट 10% कितना होगा, आप सोच सकते हो तुम लोग, तो इतना इंटरेस्ट में मांग रहे थे। ठीक है, तो कंडीशन ये था, ठीक है, नाउ द किंग हैड टू डू समथिंग। अब देखो इतना सारा कष्ट है, 2 बिलियन लिवरेज है, और फ्रांस के राजा के ऊपर इतना ज़्यादा जिम्मेदारी आ गया है, बेचारा 20 साल का ही है, 20 साल का उम्र में इतना ज़्यादा ट्रेजर, जब राजा एक एम्प्टी खजाना सब कुछ, अब एक प्रकार से किंग के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि पैसा नहीं है तो उनको तो बहुत सारी चीज़ें पूरा करना पड़ता है, अपना आर्मी मेंटेन करना पड़ता है, यस, आर्मी को भी खर्चा देना पड़ेगा, अपने कोर्ट कचहरी जो भी चल रहा है उसमें भी तो सैलरी देने पड़ेंगे, जितने भी स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफिस चल रहे, यूनिवर्सिटीज चल रहे, उसमें भी तो किंग को देना पड़ेगा बजट। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब आखिरकार राजा को क्या करना पड़ता है, ये सब चीज़ें डिमांड, एक तो इतना ज़्यादा डेप्ट में है फ्रांस, और यहाँ पे आर्मी मेंटेन करने के लिए अपना शाही महल मतलब शाही जो पैलेस है, यस, स्प्लेंडिड पैलेस को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा चाहिए, सब कुछ के लिए पैसा चाहिए राजा को, और ऊपर से क्या है, राजा का खजाना क्या है, एम्प्टी है। तो अब आखिरकार जो किंग और स्टेट जो था उस समय फ्रांस का, वो लोग क्या करता है, आखिरकार टैक्स बढ़ाना मजबूरन। अब जो टैक्स तो लग रहा है पहले से ही, उतना टैक्स से नहीं पूरा हो रहा है, अब क्या सोच रहा है राजा कि हम लोग टैक्स को क्या करेंगे, डबल करेंगे या ट्रिपल करेंगे, जो भी इंक्रीज करेंगे, टैक्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इंक्रीज करेंगे। अब राजा ने आखिरकार डिक्लेयर कर दिया कि वी विल इंक्रीज दी टैक्स। अब जब टैक्स इंक्रीज करने का बात हुआ, तो अब टैक्स इंक्रीज करने से पहले अब हम लोग सोसाइटी को डेप्थ में जाएंगे, सोसाइटी को अब अभी हम लोग डेप्थ में देखेंगे कि राजा ऐसा था, सोसाइटी बनेंगे तो राजा को भी बोलना ही पड़ेगा ना, वो भी समाज का एक हिस्सा है, तो राजा का कंडीशन ये था। अब सोसाइटी क्या था, फर्दर फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइड इंटू 3 स्टेट्स, तो 3 स्टेट्स यू कैन सी इन योर बुक, यहाँ पे दिया है। द फर्स्ट स्टेट इज दी क्लर्गी, जो क्लर्गी थे बेटा ये चर्च से बिलोंग करते थे। सेकंड जो था नोबिलिटी, थर्ड स्टेट जो थे उसमें आता था बिजनेसमैन एंड यू कैन से प्रोफेशनल्स एंड छोटे छोटे किसान वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि 3 स्टेट में बताया, ये क्लास के आधार पे बांटा गया था। किसके आधार पे बांटा गया था, क्लास। अब क्लर्गी मतलब समझ लो भगवान के क्लास के, अब समझ लो सिंपल सी बात है, भगवान का क्या है, मैसेंजर है। एवरी हिस्ट्री देखना, थोड़ा जगह बदल जाता है, कंसेप्ट वही रहेंगे। इंडिया में भी तो पहले एंशिएंट टाइम्स में प्रीस्ट ने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, यस। वैदिक कल्चर भूल गए होंगे शायद तुम लोग, वैदिक कल्चर में लेटर वैदिक एज में रिजिडिटी आया है, ये पंडितों की वजह से, ओके, पुजारियों की वजह से। आई एम नॉट गोइंग टू द कास्ट, डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके। तो क्लर्गी यानी कि चर्च के लोग, जहाँ पे भी देखो, अब भाई जगह अलग है लेकिन ये तो धर्म से रिलेटेड है, वो भी रिलीजन से ही रिलेटेड, इधर भी एक प्रकार से सही है। अब रिलीजियस वाले हमेशा थोड़ा सोसाइटी को दबा के आया पहले से ही, तो क्लर्गी वाले फर्स्ट स्टेट एकदम उच्च भगवान के करीब के लोग। अब नोबिलिटी थोड़ा राजा के आसपास के लोग, लैंडलॉर्ड्स, ये सब अमीर लोग, एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेट में बेचारे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, 1-2 लॉयर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। और उतना ही नहीं, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। अब ये सारे पीजेंट्स खेती करने वाले लोग हैं, और एक था पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जो थोड़ा बहुत लैंडलॉर्ड वगैरह, थोड़ा ज़मीन हुआ करता था, लेकिन उसमें से छोटे जो बहुत सारे लोग थे सबसे स्मॉल थे, दे वर वेरी स्मॉल पीजेंट्स, गरीब, जिसके पास लैंड्स क्या थे, बहुत कम थे या किसी के पास था ही नहीं। अब देखते हैं, अब ये तीनों को बांटा गया है, तो ये तीनों के आधार पे देखेंगे कि टैक्स कैसे कलेक्ट होता था। तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90% पॉपुलेशन, तो 10% ही क्या था, फर्स्ट स्टेट वाले थे, कहा जाए तो 10% वाले ही फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट मिला के। ठीक है, तो 90% पॉपुलेशन क्या था फ्रांस का, पीजेंट्स, खेती करते थे। अब देखो
उसमें से 90% में थे केवल मुश्किल से छोटे से ही नंबर ऑफ पीजेंट्स ओन लैंड्स। यानी कि फ्रांस की सोसाइटी ऐसा था कि 90% पीजेंट्स थे, लेकिन उस 90% पीजेंट्स मतलब क्या, खेती करने वाले हैं। खेती करने वाले को क्या चाहिए, जमीन चाहिए। लेकिन इस 90% में बहुत मुट्ठी भर लोग थे जिसके पास अपना लैंड था। उसके अलावा रेस्ट अब देखो क्या है, 60% जो था लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। वो क्या था फ्रांस में कि जो 60% लैंड था, वो 60% लैंड किसके द्वारा ओन किया जाता था, नोबल्स, हाई स्टैंडर्ड लोग, राजा के करीब के लोगों के पास होता था 60% लैंड। उनमें से कुछ लैंड्स जो थे किसके पास भी था, चर्च के पास भी था। अब चर्च के पास, चर्च को क्यों जमीन चाहिए, अब तुम ही बताओ, कितना चर्च बनाना है, 1000? एक चर्च में आ जाएंगे 20-25 लोग आके पूजा मतलब प्रेयर करके चले जाएंगे। तो चर्च को जमीन की क्या जरूरत थी, सिंपली से देखा जाए तो चर्च भी जमीन होल्ड कर रहा है, बल्कि ये लैंड किसके पास होना चाहिए, पीजेंट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि ये लोग रियलिटी में क्या करता है, खेती करता है। अब देखो रिचर, अब थर्ड स्टेट्स में भी बहुत ऐसे कम लोग थे जो थोड़ा अमीर थे, वो लोग के पास भी लैंड थे। तो देखा जाए तो लैंड वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल्स, यानी कि ज्यादा लैंड का पोर्शन किसके पास था, फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकंड स्टेट। फर्स्ट 2 स्टेट हैड बर्थ राइट प्रिविलेजेस, जन्म से मिलते हुए अधिकार लेके आए थे पहला 2 स्टेट। ये 2 स्टेट का जो बात कर रहे हैं हम लोग, क्लर्गी एंड नोबिलिटी, ये दोनों को पहले जन्म से ही राइट मिल जाते थे, अधिकार मिल जाते थे। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार ये था कि ये लोगों को क्या नहीं देना था, टैक्स नहीं देना। अब सोचो बात यहाँ पे फंस रहा है। अब फिर पीछे लिंक करो, राजा ने क्या किया है, टैक्स इंक्रीज किया है। जब राजा ने टैक्स इंक्रीज किया तो अब इंक्रीज करे या घटे या बढ़े, 3 गुना बढ़े या 4 गुना बढ़े, ये लोग को टेंशन ही नहीं है। और टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग का अधिकार है, ये लोग को टैक्स नहीं देना है। सो नाउ अब यहाँ पे बचा कौन, थर्ड स्टेट वाले। अब थर्ड स्टेट्स वाले ही यहाँ पे क्या दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे। अब भाई गुस्सा तो आएगा ना, सिंपल सी बात है। पीजेंट्स वेयर, अब उतना ही नहीं गया, थोड़ा देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीजेंट्स वेयर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। अब जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खेती करने के लिए लैंड नहीं है, प्लॉट नहीं है, अब वो लोग क्या करेगा, वो लोग अब मजबूरन किसके लिए काम करना पड़ता था, लॉर्ड यानी कि जमींदारों के लिए काम करना पड़ता था। या तो उसके घर में या उसके खेत में काम करना पड़ता, या तो सर्व इन दी आर्मी, या तो सेना में काम करना, या तो बिल्डिंग्स वगैरह रोड्स बनाने में काम करना पड़ता। अब भाई इनकम तो चाहिए, टैक्स तो देना है क्योंकि थर्ड स्टेट के हो, तो किसी न किसी प्रकार से या तो किसी जमींदार के अधीन रह के काम करना है, बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है, या तो फिर उसी मालिक के घर में काम करना है या उसके घर के खेतों में काम करना है, किसी न किसी तरीके से काम करना है, क्योंकि ये लोग के पास लैंड नहीं है। जब लैंड ही नहीं है तो इनकम तो चाहिए, फैमिली चलाना है, तो दे हैड अ प्रेशर। वो लोग एक टाइट्स बोल के टैक्स देते थे जो केवल चर्च को देते। अब देखो चर्च अलग से टैक्स दे रहे थे, टू द चर्च, पेड टू चर्च टू द स्टेट्स, ठीक है। टाइट्स जो थे ये एक टैक्स था जो वो लोग किसको देते थे, चर्च को देते थे। एंड डायरेक्ट टैक्स भी थे बहुत सारे, जिसमें आता था टेल जिसको बोलते हैं, ये एक डायरेक्ट स्टेट को देना पड़ता था टैक्स। साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी लगते थे डेली यूज कॉमोडिटीज में, जैसे लाइक टोबैको, सॉल्ट, ओके, ये सब चीज़ें जो तुमको रेगुलरली यूज चाहिए, शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, टर्मरिक, टोबैकोज, ये सब चीज़ लोग जो सेवन करते हैं या डेली यूज में चाहिए तुमको घर चलने में, ये सब चीज़ों में भी इनडायरेक्टली वो लोग को टैक्स देना पड़ता। और ये सारे टैक्स कौन दे रहे हैं, रिमेंबर दैट दिस ऑल टैक्स विल ओनली गिवन बाय द थर्ड स्टेट, ठीक है। तो अब बात क्या हुआ है, इंक्रीज इन टैक्स। तो जब इंक्रीज इन टैक्स हो जाएगा तो ये टाइट्स जो चर्च को दे रहे हैं उसमें भी क्या होगा, टैक्स इंक्रीज होगा, ये भी बढ़ेगा, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये भी सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्लस इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा, थर्ड स्टेट्स के पास आएगा। एक तो पहले से गरीब है, और जो ये राजा टैक्स इंक्रीज कराएगा ये और गरीब होते जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर, ठीक है। तो एक प्रकार से आज का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाता है।
तो तुम लोग ने देखे हो कि बैस्टिल, अब देखो, अब तुम लोग देख रहे हो, अब तुम लोग फिर इसको बैस्टिल के साथ जोड़ो। अभी इस हिसाब से देखा जाए तो बैस्टिल का इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो देख सकते हो अब इतना कुछ हो रहा है सोसाइटी में, थर्ड स्टेट्स वाले के ऊपर इतना प्रेशर बना हुआ है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ते जाएगी। तो अब यही फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ता है, अलग रूप ले लेता है। पहले तो वो लोग सहता है, ठीक है, अब टैक्स इंक्रीज कराने से पहले भी अब राजा कुछ करता है, तो वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो हम लोग कल अब जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अब हम लोग ने सोसाइटी पढ़ा, तो उसमें स्ट्रगल टू सर्वाइव पढ़ेंगे और सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है। तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस से क्या क्या सिचुएशन सोसाइटी में आता है, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।